हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं साइंस सेलेक्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपकी रेलवे की तैयारी हो रही है बहुत ही ज्यादा सॉलिड। रेलवे एग्जाम 2026 में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। जेई का एग्जाम है, एएलपी का एग्जाम है और टेक्नीशियन का एग्जाम है। हम सभी को पता है डेट शीट सारी रिलीज हो चुकी हैं। और आज हम उसी क्रम में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की का डिस्कशन करने वाले हैं, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे फिक्स क्वेश्चन आते हैं। फिक्स है कि भाई साहब इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो बिना किसी देरी चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेल यानी कोशिका। देखो ये कोशिका जो टॉपिक है इससे चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो रेलवे का, जेई एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, जो भी एग्जाम्स रेलवे लेता है, टीचिंग के एग्जाम्स लेता है, जो भी एग्जाम्स लेता है उन सब में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक बिना किसी देरी। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वन शॉट में डिस्कस कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सारे टॉपिक्स को जितनी कम से कम समय में हो सके उतने कम से कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान देके खत्म कर सकूं, ताकि आपको जब ये वीडियो मिले तो आप इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट ना हो। ठीक है, आप रिविजन के तौर पे इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले एक और चीज आपको मैं बता दूं कि देखो आपकी सारी डेट शीट्स आ गई हैं। एएलपी की डेट शीट आ गई है, आपकी टेक्नीशियन की डेट शीट आ गई है, जेई की डेट शीट आ गई है। तो ये सारे एग्जाम्स आपके अब स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। एएलपी तो भाई इसी महीने स्टार्ट होगा, फेब में ही स्टार्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन का एग्जाम आपका मार्च में है ना। जेई का एग्जाम भी इधर ही है, फेब में ही है ना। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसको बहुत ज्यादा सॉलिड सॉलिड कर लो। और इसी के साथ साथ जितने ज्यादा टेस्ट लगा सकते हो भाई, प्रैक्टिस का टाइम है, जितने ज्यादा टेस्ट लगा सकते हो उतने ज्यादा टेस्ट लगा लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल। देखो सेल की अगर मैं बात करूं तो जो हम स्टडी ऑफ सेल करते हैं, यानी सेल की जो पढ़ाई होती है, सेल के बारे में जो भी जानकारियां हम इकट्ठी करते हैं, वो सारी चीजें आती हैं अंडर साइटोलॉजी। दैट मीन्स कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स आर कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, अब हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं, जिससे जीवन का निर्माण खंड भी कहा जाता है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल्स होती है। सेल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जहां साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल्स आर कॉल्ड साइटोलॉजी। अगर मैं बात करूं जो सेल, तो इसको मैं बोलता हूं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल भी कह सकते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज यानी ऊतक। ठीक है, ऊतक मिलकर बनाते हैं भाई ऑर्गन। ठीक है, हमारी बॉडी के ऑर्गन। ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनती है बॉडी। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन कुछ भी, ठीक है, वो कैसे बनता है? उसके ऑर्गन सिस्टम से बनता है। तो इस तरीके से हमारी साइटोलॉजी वर्क करती है, इस तरीके से हम इसकी पढ़ाई करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे सेल्स डिस्कवर हुए, तो हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले अगर सेल्स को किसी ने की बात की थी तो 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने बात की थी इसकी। और कैसे बात की थी? एक डेड सेल किसको? डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? एक डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था। और वो क्या था? वो एक कॉर्क था। ठीक है, क्या था? कॉर्क था। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? जो वाइन वगैरह की बोतल को बंद करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो लकड़ी का हो सकता है। तो उसको उस उसकी स्टडी करके इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी इन 1665। ठीक है। अच्छा जी, कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। ठीक है, उसके बाद सन 1674 में, इन द ईयर 1674, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूक ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इन्होंने पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, यानी पहली जीवित कोशिका। ठीक है, पहली जीवित कोशिका की अगर बात करें तो पहली जीवित कोशिका की डिस्कवरी
खोज किसने की थी? हमारे ल्यूवेनहॉक साहब ने की थी। कब की थी? 1674 में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कहां से की थी? पॉन्ड वाटर से, जो क्या कह सकते हो, कोई तालाब का पानी है, उसके वाटर से इन्होंने ये ढूंढा था। ठीक है, तो पहली सेल जो डिस्कवर हुई थी वो डेड सेल थी, कॉक से डिस्कवर हुई थी, रॉबर्ट हुक साहब ने करा था। और पहली जीवित सेल की अगर बात करें तो उसको लिवेनहॉक साहब ने किया था 1674 ईस्वी में, पॉन्ड वाटर से। ठीक है, अच्छा, तो ये याद रहेगा, है ना। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में की थी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। इसको आगे अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि सेल थ्योरी या इसके क्या की फैक्ट हैं, सेल सिद्धांत क्या होता है और कैसे हम बताएं क्या क्या चीजें हैं, तो देखो, अगर मैं सेल की बात करूं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल की, किसकी? लार्जेस्ट सेल की, है ना, सबसे बड़ी कोशिका की, तो वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं सबसे छोटे सेल्स की, सबसे छोटे सेल्स की, तो उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल क्या होता है? लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या है, तो हम बात कर रहे थे कि लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या है। तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं लिख दूं, हाँ जी, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल। ठीक है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है ओवम। क्या होता है? ओवम होता है, ओवम। ठीक है, फीमेल ओवम, या फिर इसको एग सेल भी कहते हैं, एग सेल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल जो होती है वो होती है स्पर्म सेल, स्पर्म सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या होती है? स्पर्म सेल होती है। अगर मैं लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल की बात करूं, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल की बात करूं, तो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो होती है ह्यूमन न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन होती है, मानव का न्यूरॉन होती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जाता है कि भैया जरा हमको ये बताओ कि हाँ, इसको जरा मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिखेंगे। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। अभी बात करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। कोई नाभिक नहीं होता है। ठीक है, कोई नाभिक नहीं होता है। ठीक है, और आरबीसी जो होती है वो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल क्या है, तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल आरबीसी होती है। और अगर स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या है, तो वो स्पर्म सेल होती है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो सेल्डन और स्वॉन ने 1838 में एक सेल थ्योरी प्रपोज की, एक सेल थ्योरी बताई। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि भैया, हमारा जो सेल है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसके बाद 1855 में रॉडल्फ वैक्रो की एक थियरी आती है जिसको मॉडर्न थियरी या मॉडर्न सेल थियरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मॉडर्न सेल थियरी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न सेल थियरी आती है 1855 में। किसने दिया था? रॉडल्फ वैक्रो ने। ठीक है, इन्होंने दिया था। ठीक, अच्छा जी, क्या कहा था इन्होंने? न्यू सेल्स, जितनी भी नई सेल्स होंगी वो कैसे बनेंगी? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगी। मतलब पहले से जो सेल्स प्रेजेंट हैं, पहले से जो कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, उन्हीं कोशिकाओं से बनेंगी क्या? उन्हीं कोशिकाओं से बनेंगी नई कोशिकाएं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये रॉडल्फ वर्को ने कहा था। कब कहा था? 1855 में कहा था, और इसी को मॉडर्न सेल थियरी कहते हैं। सेल्डन और सॉन ने कहा था कि हमारी जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। अगर ह्यूमंस में बात करें तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल ओवम, एग सेल, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म सेल, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल न्यूरॉन। ठीक है, ब्लड सेल आरबीसी की बात करें तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और स्मॉलेस्ट ब्लड सेल जो होती है वो हमारी आरबीसी होती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे की अगर हम बात करें तो बात करते हैं सेल वॉल की। अब यहां से हमारे सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है, यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट हो जाते हैं। यानी सेल को बनाने वाले जो ऑर्गन्स हैं, आप ऐसा कह सकते हो सेल के ऑर्गन्स जो हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, देखो कोशिका भित्ति जो होती है वो पादपों में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है और एल्गाई में पाई जाती है। मतलब पादप, प्लांट, जीवाणु, कवक और शैवाल में सेल वॉल्स पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन सेल्स की, तो ह्यूमन सेल्स एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, एनिमल सेल्स में एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये यह एक मृत परागम्य परत है जो कोशिका को सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या करती है हमारी ये सेल वॉल्स प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द सेल और उसको शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, जंतु कोशिका में ये क्या होती है, अनुपस्थित होती है, सेल वॉल्स में ये, सॉरी एनिमल सेल्स में ये नहीं होती है। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी। प्लांट सेल्स में सेलुलोज के से बनी होती है सेल वॉल्स, फंजाई में साइटीन से बनी होती हैं या काइटीन कह लीजिए, और बैक्टीरिया में किसकी बनी होती हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकैन की। ठीक है, ये तीन बातें याद रखेंगे। प्लांट सेल में सेलुलोज से बनी होती हैं, फंजाई में किस चीज से बनी होती है, साइटीन से या काइटीन से बनी होती हैं, और बैक्टीरिया में पेप्टाइडो ग्लाइकैन से बनी होती हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो अगला जो हमारा कोशिका अंग आता है यानी सेल ऑर्गेनल आता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सॉरी सेल मेम्ब्रेन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको ढूंढा था, इसके बारे में बात की थी सिंगर और निकलसन ने, कब, 1972 में। ठीक है, इसको क्या कहा था, फ्लूइड मोजैक मॉडल कहा था। क्या कहा था, फ्लूइड मोजैक मॉडल कहा था। ठीक है, ये किस चीज से बना होता है, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो तीन चीजों से बनी होती है, एक तो फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड से, ठीक है, और किस चीज से बनी होती है, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, इन तीन चीजों से हमारी जो बनी होती है सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ठीक है, दिमाग में हमेशा रखेंगे। मॉडल क्या था, फ्लूइड मोजैक मॉडल। नेचर क्या था, लिविंग, थिन, इलास्टिक, सेमी परमिएबल। अच्छा, कंपोजिशन क्या थी, लिपिड लिपिड और प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, और रोल क्या था, गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, किसको, सेल को। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करना, सेल को प्रोटेक्ट करना। चलो, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन हर जगह प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो देखो विसरण हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है। अब डिफ्यूजन में सिर्फ गैसेस नहीं आती हैं, डिफ्यूजन में सारे पदार्थ आते हैं, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, उन उन फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, किधर से, निम्न सांद्रता से, लेस कंसंट्रेशन से, सॉरी हाई कंसंट्रेशन से, हाँ, निम्न को सांद्रता की ओर। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका कोई सेल है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ये लिक्विड, ये मान लो कोई लिक्विड है हमारा। ठीक, तो इस लिक्विड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, और आपने उस सेल को उस लिक्विड में डाल दिया, तो क्या होगा, ये सारा लिक्विड हाई कंसंट्रेशन से, इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है ना, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के अंदर क्या था, लो कंसंट्रेशन था। ठीक है, सेल के अंदर क्या था, लो कंसंट्रेशन था। तो लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक आया तो सेल हमारी क्या हो गई, फूल गई, सेल हमारी क्या हो गई, फूल गई। जैसे आप देखते हो अपनी किशमिश को, किसको, किशमिश को। ठीक, तो किशमिश में क्या होता है, पानी में डाल दो तो वो क्या हो जाता है, वो पानी सारा बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, अंदर कम कंसंट्रेशन में होता है, तो वो क्या आ जाता है, अंदर भर जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हाइपोटोनिक कहते हैं। ऐसे ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक कहते हैं। ठीक, अच्छा जी, मान लीजिए कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन समान है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल है, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल है। तो अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल है तो वैसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक मूवमेंट कहते हैं। अब मान लो कि अंदर हाई कंसंट्रेशन है,
उस सब्सटेंस के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर इस लिक्विड के अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन वाला लिक्विड है। तो क्या होगा, अंदर से चीजें क्या आएंगी, बाहर आएंगी, है ना, बाहर की तरफ आएंगी। तो हमारा जो ये सब्सटेंस होगा, ये जो भी चीज है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। इधर कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा था तो अंदर गया तो वो आपका सब्सटेंस फूल गया। अब इधर क्या था कि इधर अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाहर कंसंट्रेशन उस चीज का कम था, तो अंदर से चीजें क्या हो गई, बाहर आ गई, तो वो चीज क्या हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कैसे होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक, अच्छा, ऑस्मोसिस भी होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में जल जाता है। कैसे जाता है, अर्ध परागम्य झिल्ली से, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, क्या करता है, मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और इसमें जो सक्रिय परिवहन होता है उसमें ऊर्जा लगेगी। ऊर्जा लगेगी तो किस फॉर्म में लगेगी, एटीपी के फॉर्म में लगेगी। किस फॉर्म में लगेगी, एटीपी के फॉर्म में लगेगी। डिफ्यूजन में जनरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में जनरली क्या होता है, ऑस्मोसिस में हमारा वाटर मूव करता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी के फॉर्म में हमारी ऊर्जा जाती है, जिसमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चीजें मूव करती हैं। लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो हाई कंसंट्रेशन टू लो सॉरी हाँ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ये गलत हो गया है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा इसको, रुक जाओ। ठीक है, ठीक, कैसे मूव करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की। देखो, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, इसे पुरकिंजे ने नाम दिया था कब, उन 1839 में पुरकिंजे साहब ने हमारा जो इस सेल के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा था। ठीक है, और क्या एक और द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। यह क्या है, ये तरल पदार्थ है जो केंद्रक और झिल्ली के बीच भरा होता है। ठीक है, जो हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो भी आपका द्रव्य भरा हुआ है उसको हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है बेटा, ये पूरा बाहर वाला हिस्सा, ये प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियस से और साइटोप्लाज्म से। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बनता है। साइटोसोल जो होता है वो लिक्विड होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि साइटोप्लाज्म में भरे हुए लिक्विड का नाम क्या है, तो आप बताएंगे साइटोसोल। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी, पुरकिंजे साहब ने। डिस्कवर तो नहीं किया था, नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलो ये बात याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम अपने न्यूक्लियस की। देखो, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक को हमारा डिस्कवर किसने किया था, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया था। यह क्या करता है, ये कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो ना, तो कंप्यूटर में जो काम सीपीयू का है, जो काम किसका है, सीपीयू का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या करता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, ये डबल मेम्ब्रेन कंटेन करता है। इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और हमारे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। दिमाग हमेशा ये रखना। डिस्कवरर कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में किया। फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, मैनेजर होता है पूरे सेल में क्या फंक्शंस हो रहे हैं उसके। कंपोनेंट क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, कंटेंट क्या होता है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल ये कंटेन करता है, डीएनए और क्रोमेटिन के फॉर्म में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। चलो आगे बात करते हैं क्रोमोसोम्स की और जेनेटिक्स की। देखो, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमाटीन थ्रेड कंडेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, ये जो आपका डीएनए हेलिक्स है, ये किस में कन्वर्ट होता है, हिस्टोन प्रोटीन में, और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर और ये डीएनए मिलकर क्या बनाता है, क्रोमाटीन बनाता है। क्रोमाटीन से क्या बनता है, मेरा क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, दे आर मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं, डीएनए से और
हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमाटीन बनाते हैं, और क्रोमाटीन से ही क्या बनता है, हमारा क्रोमोसोम बनता है। तो दो चीजों से मिलकर बना क्रोमोसोम हमारा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ह्यूमंस में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉरी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46। ऑटोजोम्स जो होते हैं वो 22 पेयर होते हैं। ऑटोजोम्स का मतलब है ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, सेक्स क्रोमोसोम एक होता है, एक पेयर होता है, वन पेयर होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो या तो एक्स एक्स के फॉर्म में होगा या तो एक्स वाई के फॉर्म में होगा। तो 22 पेयर्स जो होंगे, 22 पेयर्स जो होंगे वो सभी ह्यूमंस में होंगे, ऑल ह्यूमंस में होंगे, ठीक है। और एक पेयर जो होगा, एक जोड़ा जो होगा, वो क्या बताएगा, वो सेक्स डिटरमाइन करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन में वर्क करेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन में वर्क करेगा, ठीक है। दो प्रकार का हो सकता है, एक्स एक्स हो सकता है और एक्स वाई हो सकता है। एक्स एक्स होगा तो गर्ल चाइल्ड, और एक्स वाई होगा तो बॉय चाइल्ड, ठीक है, यानी मेल चाइल्ड, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होता है क्या, जीन, जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी, यहां तक की बातें हमने कर ली। आगे बात करते हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऐसी सारी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, वैसी सारी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस होगा, जिनमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अच्छा जी, जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी वो लैक ऑफ न्यूक्लियस होंगी, जिनमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होगा, जैसे बैक्टीरिया के अंदर। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगी वो एडवांस्ड सेल्स होंगी, और उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, एक वेल डिफाइंड नाभिक होगा, ठीक है, केंद्रक या नाभिक होगा, ठीक है। और वो जो नाभिक होगा वो ऑर्गेनेल्स से वाउंडेड होगा, जो भी हमारे कोशिकांग हैं उनसे घिरा हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनका जो साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, इसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। 1 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। जनरली 70s राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब तुम कहोगे भैया ये 70s राइबोसोम्स क्या हैं, 70s राइबोसोम्स क्या हैं, बताइए। 70s राइबोसोम्स क्या हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो ये जो 70s राइबोसोम्स हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। उन सेल्स का नाम होता है 70s, ठीक, प्रोकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं। ये बात याद रखेगी, ये बात याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जो एस बताता है, एस बताता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि जब मान लो कि इन चीजों को हम अलग करेंगे ना, तो उनकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना जल्दी सेडिमेंट होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, है ना। तो 70s जो होता है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, और जो 80s राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है बात, ये लार्ज होते हैं, ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, और ये साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, ह्यूमन सेल्स में यूकैरियोटिक पाया जाता है। दिमाग में इतना रखना है कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चलो, बात करते हैं हमारे अगले सेल ऑर्गेनेल्स की, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तो अब जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उन सबको ये चीज रट गई है कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। कोई कहे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो नींद में भी बताओगे पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। अब देखो, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ऑल्टमैन साहब ने ढूंढा था, और इसको क्या कहा था, बायोप्लास्ट कहा था। क्या कहा था इसको, बायोप्लास्ट। तो बायोप्लास्ट अगर क्वेश्चन है व्हाट इज बायोप्लास्ट, तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया जरूर लिखा होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का
की जगह होती है, जहाँ पे सेल में रेस्पिरेशन होता है ना, यानी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी के अंदर होती है। हमारा जो वो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज, है ना। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अच्छा, ठीक, हमेशा याद रखना, ये जो हमारा ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक। एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। ये इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये ऑप्शंस हैं और इनमें किसके पास अपना डीएनए होता है, तो आप उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया को टिक कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा, इसका निकनेम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक ये मेम्ब्रेन हो गया, एक ये मेम्ब्रेन हो गया। इनर फोल्ड होता है, अंदर ऐसे फोल्ड्स होते हैं, दिख रहे हैं ये फोल्ड्स, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, जिनको क्रिस्ट क्रिस्टेज कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टेज कह लो या क्रिस्टी कह लो, ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं इसको, ठीक है। अंदर जो ये लिक्विड भरा होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ये है और इनर मेम्ब्रेन ये है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइज फूड को ऑक्सीडाइज करना, क्या करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। स्पेशल फीचर क्या है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे की बात करते हैं, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। राइबोसोम और अंतःपारद्रवी जालिका। देखो, हमारा जो राइबोसोम है उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बनता है, हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वो सेल के राइबोसोम वाले पार्ट में होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमारी आती है वो आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपारद्रवी जालिका। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको क्या कहते हैं, इज द स्केलेटन। ये क्या होता है, ये स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन यानी कंकाल होता है, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर, यानी खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही होते हैं कौन, हमारे राइबोसोम्स। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही हमारे कौन होते हैं भाई, राइबोसोम्स होते हैं। और यही राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कहते हैं इसको, चिकनी, हाँ, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या बनाती है, लिपिड यानी फैट्स, लिपिड बनाती है और फैट बनाती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या फैट बनाती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या बनता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, किसके द्वारा, राइबोसोम्स के द्वारा। तो राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स होते हैं, सबसे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल का सबसे छोटा भाग क्या होता है, राइबोसोम होता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे लिपिड या फिर फैट बनता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हमारी सेल का क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। क्लियर हो रही है बात, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सॉरी अगले टॉपिक की तरफ। गोल्जी बॉडी या फिर लाइजोसोम्स, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या होती है, तो गोल्जी काय कैमिलियो गोल्जी द्वारा बनाए गए, सॉरी डिस्कवर किए गए थे। ये क्या करते हैं, ये पदार्थों की पैकेजिंग और परिवहन करते हैं, मतलब जो भी चीजें बनाई जा रही हैं सेल के अंदर उसको स्टोर करके रखने का काम और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम या ट्रांसपोर्ट को देखने का काम किसका होता है, हमारी गोल्जी बॉडी का होता है। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। जैसे मान लो कि ये हमारा गोल्जी बॉडी है, बाहर से कोई आया, ठीक है, कोई टॉक्सिक मटेरियल आया, कोई टॉक्सिक, कोई जहरीला पदार्थ आया, जहरीला पदार्थ आया, तो ये जहरीला पदार्थ अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या जरूरत है इसकी, वो कौन देखेगा, ट्रैफिक पुलिस देखेगी। तो वो काम किसका होता है, वो गोल्जी बॉडी का काम होता है। लाइबोसोम का काम क्या होता है, लाइबोसोम को दे डुवे ने ढूंढा था। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो भी मरा हुआ हिस्सा है या जो भी खराब हुआ हुआ हिस्सा है सेल का, वो उसको क्या कर लेते हैं, उसको अपने अंदर ही ले आके मार देते हैं। इसी वजह से इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। तो हमारा जो, मान लो हमारी सेल खराब हो गई,
हमारी सेल क्या हो गई, खराब हो गई, तो उसको खत्म करने का काम किसका होगा, लाइबोसोम्स का होगा। तो सुसाइडल बैग की बात अगर मैं करूं तो वो किसकी होती है, वो किसको कहते हैं हम, लाइबोसोम्स को कहते हैं। गोल्जी बॉडी, ट्रैफिक पुलिस या पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में स्टोर होता है, और ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, परिवहन को देखती है कि कोई आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। पैकेजिंग और सिक्रीशन का काम होता है, उसको स्टोर करने का और स्राव करने का काम होता है। लाइबोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है या एटम बम होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर डाइजेशन, अगर सेल के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाए खराब चीजों का, तो वो कौन करेगा, वो लाइसोसोम करेगा, ठीक है। अच्छा, एंजाइम्स कौन कौन से निकलते हैं, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलते हैं जो ओल्ड सेल को, पुरानी मरी हुई सेल को या बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, ठीक है। कौन होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, कौन होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्लियर हो गई बात। अब देखो, जैसे ही हमारी सेल, मान लो पूरी सेल ही खराब हो गई, तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है, फट के और सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है। दिमाग में रहेगा। चलो, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, गोल्जी बॉडी, ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पे मैं लिख दूं ट्रैफिक पुलिस, कौन होता है, गोल्जी बॉडी, और ये क्या होता है, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पोर्शन आता है, अगला जो हमारा कोशिकांग आता है, उसको कहते हैं वैक्यूल, रिक्तिका, ठीक है। देखो, रिक्तिका क्या होता है, रिक्तिका एक अपशिष्ट जल या अपशिष्ट संग्रहित करती है। जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है, पादपों में बड़ी होती है। ये जो वैक्यूल है, ये जो पार्ट है, ये हमारे सेल्स, उसमें क्या होता है, उसमें बड़ा होता है, प्लांट्स में बड़ा होता है, और ह्यूमन सेल्स में छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, क्या काम होता है इनका, स्टोरेज सैक की तरह काम करती हैं। और इनके बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इनके बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं भाई टोनोप्लास्ट, इनके बाहर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अच्छा, बैक्टीरियल फ्लैजिला क्या होती है, ये बेसल बॉडी यानी बेस वाले हिस्से का पार्ट होती हैं, हुक का काम करती हैं और फिलामेंट का काम करती हैं। सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, तो 9+0 के अरेंजमेंट में होते हैं और इनिशिएट करते हैं सेल डिवीजन को। जब सेल टूटती है तो उसमें किसका काम ज्यादा होता है, सेंट्रोजोम का। किसका काम होता है भाई, सेंट्रोजोम का, ठीक है। वैक्यूल स्टोर करता है वाटर और वेस्ट को, फ्लैजिला हेल्प करती है मूवमेंट में, सेंट्रोजोम्स क्या कहते हैं, हमारी सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तीन बातें, ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्लैजिला होगी, ये जनरली बैक्टीरियाज में पाई जाएगी, और ये बैक्टीरिया के सेल वॉल है, ठीक है। ब्लैक बैक्टीरियल फ्लैजिलम है, ठीक है। ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, और ये फिलामेंट है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं प्लास्टिड की। देखो, ये जो हमारा प्लास्टिड है ना, ये प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केवल पादपों में होगा, ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। प्लास्टिड्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ये बात हमेशा याद रखेंगे। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का, क्रोमा वर्ड का मतलब जो होता है, ये जो वर्ड क्रोमा है, क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। क्रोमा वर्ड का मतलब क्या होता है, कलर। तो ये प्लांट के अंदर जितने कलर्स आपको दिखते हैं, फ्रूट के कलर हो गए, लीव्स के कलर हो गए, वो सारे कहाँ, किसकी वजह से दिखेंगे, क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखेंगे। अच्छा, इसी का एक और हिस्सा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। ध्यान में रहेगी ये बात, पक्का पक्का। चल, अगर मैं बात करूं कि प्लास्टिड्स को ढूंढा किसने था, तो प्लास्टिड्स के डिस्कवर थे अर्नस्ट, अर्नस्ट हैक्ल। कौन थे, अर्नस्ट हैक्ल, ठीक है। अर्नस्ट हैक्ल ने इसको ढूंढा था। क्लोरोप्लास्ट मेक फूड, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट रेड ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है,
किसकी और किसको कलर देता है? हमारे फ्रूट्स को कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा और प्रोटीन को स्टोर करेगा। अब देखो, ये जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? ये स्टार्च को है स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। और दूसरा वाला जो है वो उसको कहते हैं एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट, ठीक है। एलियोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? ये फैट को स्टोर करता है और प्रोटीन को स्टोर करता है। फैट को और प्रोटीन को स्टोर करता है। दिमाग में रहेगा। चलो आगे बात करते हैं। बात करें प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल की, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोजोम जो सेल डिवीजन में हेल्प करें वो प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं, एनिमल सेल्स में होते हैं। इनमें प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल छोटा होता है। ठीक है, क्लियर? याद रहेगी बात। चलो, हाँ जी। प्लांट सेल जनरली रेक्टेंगुलर शेप की नहीं होती है, किसी भी शेप की हो सकती है, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर ही होंगी। चलो, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट, प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट, सेंट्रोजोम प्रेजेंट इन एनिमल, एब्सेंट इन प्लांट, एंड वैक्यूल लार्ज इन प्लांट एंड स्मॉल इन एनिमल्स। ये बात याद रखेंगे। सेल साइकिल की बात करें तो देखो, जीवन फेज, जनरेशन एंड ग्रोथ फेज होती है, नॉर्मल फंक्शन होता है इसके अंदर। फिर पहुंचते हैं हम G2 फेज पे, जहां पे प्रिपरेशन और डिवीजन होता है। ठीक है, अच्छा, एस फेज जहां पे सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डबलिंग स्टार्ट होती है, और फिर माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू हमारा सेल का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल साइकिल होती है वो दो फेज में होती है, इंटरफेज और डिवीजन फेज। ठीक है, इंटरफेज के अंदर क्या होता है? ग्रोथ फंक्शन होता है और प्रिपरेशन फॉर डिवीजन होता है। दूसरा जो डीएनए रेप्लिकेशन और एस फेज है, वो क्या होता है? वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। डीएनए रेप्लिकेशन का वाला जो फेज होता है वो सबसे बड़ा फेज होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात। चलो भाई, आगे बात करते हैं। सेल डिवीजन दो प्रकार से हो सकता है, सेल टूट दो प्रकार से सकती है, एक माइटोसिस के थ्रू, एक मियोसिस के थ्रू। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल अपने ही जैसी, एकदम अपने ही जैसी दो सेल्स बनाएगी। ठीक है, सेम टाइप की सारी चीजें होंगी, है ना। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? DAUGHTER, डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, डॉटर सेल्स कहते हैं। तो अगर मान लो 2n टाइप की हमारी जो सेल है, जिसके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स हैं, वो डिवाइड होके 2n टाइप की ही दो सेल्स बनाएंगे। ठीक है, इसको हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। ठीक, ये वृद्धि में काम आता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई चीज टूट गई, मान लो आपको कहीं चोट लग गई, तो उसको रिपेयर करने का काम किसके थ्रू होगा? माइटोसिस के थ्रू होगा। आपकी हाइट बढ़ रही है ना, तो वो भी किसके थ्रू होगा? माइटोसिस के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये किस में काम करता है? ग्रोथ में काम करता है और रिपेयर में काम करता है। आप लोग जिम जाते हैं, है ना, तो जिम में मसल वो होती है, टूटती है, तो उससे उसका रिपेयर और ग्रोथ कौन कराता है? माइटोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में भाई एक 2n सेल पहले 2n सेल्स में टूटती है, फिर वो 2n सेल्स फिर फर्दर 2nn सेल्स में टूटते हैं। ठीक है, मतलब एक सेल से कुल 4 सेल्स बनती हैं। यहाँ पे एक सेल से 2 सेल्स बन रही थी। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। और ये किस में काम करती है? ये भाई साहब बर्थ में काम करती है। ये किस में काम करती है? बर्थ में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होगी वो किस में, वो कौन सी प्रोसेस होगी? मियोसिस होगी। ठीक है, और ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो प्रोसेस होगी सेल डिवीजन की, वो क्या होगी? माइटोसिस होगी। ठीक है, समझ में आया? सेम टाइप की सेल बनेंगी माइटोसिस में, इस वजह से इसको समसूत्री कहते हैं। और मियोसिस में क्या होगी? 2n टूट के n मतलब आधी आधी सेल्स बनेंगी, पूरी पूरी नहीं, आधी आधी सेल्स बनेंगी। तो आधी आधी सेल्स बनेंगी, इस वजह से उसको अर्धसूत्री कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, विविधता मियोसिस में आपको देखने को मिलेगी, माइटोसिस में कोई विविधता देखने को नहीं मिलती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात। चलो, याद रखना इसको।
बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और एंडोसाइटोसिस की। ठीक है, देखो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसे होता है, हेलिकेज, ये जो हमारा डीएनए है, इसको हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम है, ये क्या करता है, हमारे डीएनए को खोलता है। ठीक है, और पॉलीमरेज एंजाइम हमारे डीएनए के नए स्ट्रैंड्स बनाते हैं, ये स्ट्रैंड्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम, ये पॉलीमरेज है। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरीके से हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है। पहले डीएनए टूटेगा, खुलेगा, उसके बाद नए डीएनए के वो बनेंगे, स्ट्रैंड्स बनेंगे, तो वो हमारे हेलिकेज और पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू होगा। अमीबा में क्या होगा, अमीबा के अंदर जो एंडोसाइटोसिस होती है, एंडोसाइटोसिस यानी फूड पार्टिकल्स को लेकर उसको खत्म करना, वो एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, अंतःग्रहण कहा जाता है। तो अमीबा क्या करता है, पहले ये अपने दो स्ट्रैंड्स बनाता है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। ये जो दो स्ट्रैंड्स स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, सूडोपोडिया कहते हैं, और इसी सूडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है, खाता है, और उसके अंदर फिर जो प्रोसेस होती है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिसके थ्रू वो उस फूड को पचाता है और फिर से बाहर इधर से निकाल के बाहर कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फूड कंजम्पशन के प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, वो कौन करता है, अमीबा करता है। हेलिकेज एक एंजाइम है जो डीएनए को अनजिप करती है, तो उसको अनजिपर कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड्स बनाता है, नया डीएनए बनाता है, और लाइगेज ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को फिर से जोड़ देते हैं। तो अनजिप खोलने का काम हेलिकेज का, जोड़ने का काम लाइगेज का। ठीक है, और उसमें नए स्ट्रैंड्स बनाने का काम किसका, पॉलीमरेज का, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एंडोसाइटोसिस सेल ईटिंग और ड्रिंकिंग। सेल जो देखो हमारा जो अमीबा है वो कैसा है, वो यूनिसेलुलर है, वो कैसा है, यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही सेल है। ठीक है, तो उसके अंदर एक ही सेल है, तो वो क्या करेगी, वो सेल ही कुछ खाएगी और उसको अपने एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो एंडोसाइटोसिस का काम जो होता है, अंतःग्रहण वाला जो कार्य होता है, वो कौन करता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कौन पढ़ा जाता है, अमीबा पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समरी एक बार देख लेते हैं हमारे सेल्स की। तो देखो ये हमारा पूरा जो लिविंग सब्सटेंस है हमारे सेल का, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं भाई। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस कौन होता है, गोल्जी बॉडीज होती हैं। अच्छा, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइजोसोम को कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है हमारी सेल का। ठीक है, अच्छा, ब्रेन को क्या, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। और किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। किसकी कंडीशन में, प्लांट्स की कंडीशन में, किसकी कंडीशन में, प्लांट्स की कंडीशन में, समझ गए। चलो आगे, तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। आशा करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी हैं तो चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को कर दो ज्यादा से ज्यादा शेयर, और इस वीडियो को कर देना लाइक। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। हम ऐसे ही आपसे जुड़ते रहेंगे हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है वो क्या होने वाला है, टिश्यू होने वाला है। ठीक है, यानी ऊतक होने वाला है। ठीक है, तो ऊतक में आपके साथ जुड़ेंगे। अभी ये हमारी वीडियो ये वाली जो हमारी वीडियो है वो कब आ रही है, वो आपको आज मंडे को मिल रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये वाली वीडियो, ऊतक वाली वीडियो, आपको वेडनेसडे को मिल जाएगी। ठीक है, कब मिल जाएगी, वेडनेसडे को मिल जाएगी। हाँ, इसी के साथ साथ अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई की PYQs, ठीक है, किसकी, मूल विधि की, मूल विधि की और संविधान की, संविधान की। ठीक है, ये हम कर रहे हैं एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी डे नहीं, एवरी नाइट, कितने बजे, 9:15 पे, 9:15 PM पे। तो जुड़ते रहिए, जुड़ना ना भूलिए। इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त कर रहा है तो उसको सजेस्ट करिए। हाँ जी, ये आपको साइंस, ठीक है,
साइंस की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियो मिलेगी और इस तरीके से आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी ही मैं प्लान कर रहा हूँ हिस्ट्री लेके आने का, ठीक है? हिस्ट्री के लेक्चर्स लेके आने का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। किससे? मॉडर्न हिस्ट्री से। समझ में आ गया? चलो मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, मगन रहिए, महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें। हर हर महादेव, जय हिंद।